हेलो फ्रेंड, मिशन यूपी टीजीटी पीजीटी में आपका स्वागत है। फ्रेंड, आप जान रहे हैं कि इंग्लिश लिटरेचर में जो 4 राइटर प्रिस्क्राइब किए गए हैं उसको में पहले राइटर विलियम शेक्सपियर से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम कवर कर रहे हैं। और यहाँ पर इस वीडियो में आज हम देख रहे हैं कि ये देखिए, पहला जो पॉइंट है वो है ऑल इज वेल दैट इन्स वेल, मीजर फॉर मीजर एंड ट्रायलेस एंड क्रेसिडा आर द प्लेज which are considered as comedies as they end happily, but general tone is marked with a note of tragedy and somberness. These plays fall in the group of somber plays. ये प्ले जो है वो somber प्ले में के ग्रुप में रखा जाता है। सोम्बर प्ले के ग्रुप में कौन कौन सा वर्क रखा जाता है? तो आंसर है उसका ऑल इज वेल दैट इंड्स वेल, मीजर फॉर मीजर एंड ट्रायलेस एंड क्रेसिडा रखा जाता है। उसके आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि शेक्सपियर्स रोमन प्लेज आर बेस्ड ऑन। शेक्सपियर का रोमन प्ले बेस्ड था। तो नॉर्थ ट्रांसलेशन ऑफ प्लूटार्क्स लाइफ इसका आंसर है। शेक्सपियर का रोमन प्ले बेस्ड था नॉर्थ ट्रांसलेशन ऑफ प्लूटार्क लाइफ। नेक्स्ट देखेंगे, हु कॉल्ड शेक्सपियर मेलीफ्लुअस शेक्सपियर। शेक्सपियर को मेलीफ्लुअस शेक्सपियर किसने कहा था? थॉमस हेवुड ने कहा था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद कर लीजिए, एग्जाम में ज़रूर आने वाला है। तो शेक्सपियर को मेलीफ्लुअस शेक्सपियर कहने वाले कौन थे? थॉमस हेवुड थे। ठीक, तो फिर आगे चलते हैं और यहाँ देखते हैं कि विच हिंदी फिल्म इज़ बेस्ड ऑन हैमलेट। कौन सी हिंदी फिल्म जो है हैमलेट पर बेस्ड है? तो उसका नाम है हैदर। कौन सी मूवी है? हैदर, शाहिद कपूर की। तो विच हिंदी फिल्म इज़ बेस्ड ऑन हैमलेट। हैमलेट पर आधारित कौन सी हिंदी फिल्म है? तो उसका करेक्ट आंसर है हैदर। ठीक डियर स्टूडेंट, चलते हैं थोड़ा सा मारकर को और मोटा करते हैं और इसके बाद देखते हैं शेक्सपियर। नेक्स्ट पॉइंट है, शेक्सपियर वॉज द मैन हु ऑफ ऑल मॉडर्न एंड परहैप्स एंशिएंट पोएट्स हैड द लार्जेस्ट एंड मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव सोल, हुज रिमार्क इज इट। ये किसका रिमार्क है? तो आप देखेंगे ये ड्राइडन ने कहा है। ड्राइडन ने क्या कहा है कि शेक्सपियर वॉज द मैन who of all modern and perhaps ancient poets had the largest and most comprehensive soul. Dryden is the correct answer. आगे हम देखते हैं कि ओथेलो इज़ फेमस फॉर। ओथेलो किस चीज़ के लिए फेमस होता है? क्रीडल्टी के लिए, क्रीडल्टी के लिए फेमस होता है। ठीक, और वहाँ है एम्बिशन इज़ फाउंड इन, एम्बिशन इज़ फाउंड इन मैकबेथ। एम्बिशन कहाँ पाया जाता है? मैकबेथ में पाया जाता है। तो यहाँ पर आपने देखा कि एक पॉइंट है, शेक्सपियर वॉज द मैन हु ऑफ ऑल मॉडर्न एंड परहैप्स एंशिएंट पोएट्स हैड द लार्जेस्ट एंड मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव सोल, हुज रिमार्क इज इट। ड्राइडन का रिमार्क है। ठीक, और ओथेलो इज फेमस फॉर क्रिडेलिटी, एम्बिशन is found in Macbeth, और philosophic meditation is present in Hamlet. Philosophic meditation is present in Hamlet. Hamlet में philosophic meditation देखने को मिलता है। Lear is known for simplicity, Brutus for nobility, Antonio for friendship, Iago for villainy, Miranda and Perdita for beauty, Imogen for fidelity, Desdemona for devotion, Lady Macbeth for fairness, Beatrice for biting sarcasm, and Portia for इंटेलेक्चुअलिटी। ये याद करना बहुत ज़्यादा ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ हम देखेंगे कि बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि लियर इज़ नोन फॉर सिंप्लिसिटी। तो अगर क्वेश्चन में पूछा जाता है कि लेयर किस लिए जाने जाते हैं, तो आप उसका आंसर कर सकते हैं कि लेयर अपनी सिंप्लिसिटी के लिए जाने जाते हैं। लेकिन अगर ब्रूटस के बारे में पूछा जाए तो ब्रूटस फॉर नोबिलिटी। ब्रूटस किसके लिए जाने जाते हैं? नोबिलिटी के लिए जाने जाते हैं। उसके बाद एंटोनियो की बात करें तो एंटोनियो अपनी फ्रेंडशिप के लिए, यागो अपने विलन के लिए, विलन होने के लिए, मिरांडा एंड पर्डिटा जो हैं
वो ब्यूटी के लिए जानी जाती हैं। इमोजन फाइडेलिटी के लिए, डेस्टिमोना फॉर डिवोशन, लेडी मैकबेथ फॉर फियर्सनेस, बीट्रीज फॉर बाइटिंग सरकाजम एंड पोर्सिया फॉर इंटेलेक्चुअलिटी। पोर्सिया अपनी इंटेलेक्चुअलिटी के लिए जानी जाती है क्योंकि वो आकर किस तरीके से शाइलॉक को और जज के सामने वहाँ पर उसको समझाती है, अपने प्रूडेंस से, अपनी बुद्धि से समझाती है। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। विच कैरेक्टर इज़ द मिडिलसम ओल्ड बोर इन हैमलेट? पोलोनियस। विच कैरेक्टर इज़ द मिडिलसम ओल्ड बोर इन हैमलेट? तो हैमलेट में ये कैरेक्टर थे पोलोनियस। ठीक, और इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। ऑफ कम्फर्ट नो मैन स्पीक, of comfort no man escape, let's talk of graves of worms and epitaphs, make dust our paper and with rain eyes write sorrow on the bosom of the earth. Who speaks these line? ये लाइन कौन कहता है? किंग रिचर्ड इन रिचर्ड सेकेंड। क्या कहते हैं कि ऑफ कम्फर्ट नो मैन स्पीक, लेट्स टॉक ऑफ ग्रेव ऑफ वॉर्म्स एंड एपिटफ्स, मेक डस्ट आर पेपर एंड विद रेन आईज राइट सॉरो ऑन द बॉसम ऑफ द अर्थ। हु स्पीक दिस लाइन? किंग रिचर्ड इन रिचर्ड सेकेंड। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हम देख रहे हैं। यहाँ है कि ऑल लेक्चर्स ऑन शेक्सपियर्स कॉमेडी टेंड टू बिकम लेक्चर। ऑल लेक्चर्स ऑन शेक्सपियर्स कॉमेडीज टेंड टू बिकम लेक्चर्स ऑन शेक्सपियर्स वुमेन, फॉर इन द कॉमेडीज दे हैव द फ्रंट ऑफ द स्टेज। हु रोट इट? किसने ये लिखा है? तो जॉर्ज गॉर्डन ने इसको लिखा है। किसने लिखा है? जॉर्ज गॉर्डन ने लिखा है। क्या लिखा है? एक बार फिर से इसको रीड कर देता हूँ। ऑल लेक्चर्स ऑन शेक्सपियर्स कॉमेडीज टेंड टू बिकम लेक्चर्स ऑन शेक्सपियर्स वुमेन, फॉर इन द कॉमेडीज दे हैव द फ्रंट ऑफ द स्टेज। हु रोट? जॉर्ज गॉर्डन। नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं जो कि इम्पॉर्टेंट है। फ्रॉम क्लियोपाट्रा टू मिरिंडा ही इज़ इक्वली एट होम। From Cleopatra to Miranda, he is equally at home and has the whole range of femininity at his command. कौन थे? जॉर्ज गॉर्डन थे। ठीक, यहाँ पर जो है देखिए जॉर्ज गॉर्डन इसका करेक्ट है कि फ्रॉम क्लियोपाट्रा टू मिरिंडा ही इज़ इक्वली एट होम एंड हैज़ द होल रेंज ऑफ फेमिनिटी एट दिस कमांड, एट हिज कमांड। नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं कि हिज ट्रेजेडी सीम्स टू बी स्किल, हिज कॉमेडी टू बी इंस्टिंक्ट। हुज रिमार्क इज इट अबाउट शेक्सपियर? शेक्सपियर के बारे में ये रिमार्क किसका है कि हिज ट्रेजेडी, शेक्सपियर के बारे में ये रिमार्क किसका है कि हिज ट्रेजेडी सीम्स टू बी स्किल, his comedy to be instinct. Whose remark is it about Shakespeare? तो डॉक्टर जॉनसन इसका करेक्ट ऑप्शन है। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है? डॉक्टर जॉनसन, यानी डॉक्टर जॉनसन ने ये रिमार्क किया है कि his tragedy seems to be skill, his comedy to be instinct। नेक्स्ट क्वेश्चन यहीं देख सकते हैं हम कि है द स्टोरी ऑफ ओथेलो इज सेट इन वेनिस। स्टोरी ऑफ ओथेलो इज सेट इन वेनिस। ओथेलो की स्टोरी जो है वो वेनिस में सेट की गई थी। और नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, एल्सिनोर इन डेनमार्क अपीयर्स इन हैमलेट। डेनमार्क में जो एल्सिनोर है वो अपीयर कहाँ होता है? हैमलेट में। ठीक, हैमलेट में। और इसके बाद रीगन, गॉनरिल एंड कार्डिलिया आर द डॉटर्स ऑफ किसकी? ठीक, तो ये रीगन, गॉनरिल एंड कार्डिलिया आर द डॉटर्स ऑफ किंग लियर, ये किंग लियर में अपीयर होती हैं। ठीक, हु रोट हाउ मेनी चिल्ड्रन हैड लेडी मैकबेथ?
एन एसे इन द थियरी एंड प्रैक्टिस ऑफ शेक्सपियर्स क्रिटिसिज्म 1933। 1933 में कौन लिखा था कि हाउ मेनी चिल्ड्रन हैड लेडी मैकबेथ? ये किसने लिखा था? लियोनेल चार्ल्स नाइट। ये इम्पॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में आ सकता है। लियोनेल चार्ल्स नाइट ने लिखा था कि हाउ मेनी चिल्ड्रन हैड लेडी मैकबेथ। ये एन एसे मतलब एक एसे था इन द थियरी एंड प्रैक्टिस ऑफ शेक्सपियर्स क्रिटिसिज्म। 1933 में लियोनेल चार्ल्स नाइट ने ये लिखा था, नाइट्स ने, ठीक। और लास्ट पॉइंट देखते हैं कि टी.एस. एलियट रोट हैमलेट एंड हिज प्रॉब्लम्स। टी.एस. एलियट ने लिखा, क्या लिखा? हैमलेट एंड हिज प्रॉब्लम्स। इट अपीयर्ड इन द Scarlet Wood. He used the concept of objective correlative. He considered Hamlet as an artistic failure. मतलब टी.एस. एलियट एग्जाम में पूछा जाता है कि आर्टिस्टिक फेल्योर किसने कंसीडर किया था हैमलेट में? तो वो थे टी.एस. एलियट थे, ठीक। टी.एस. एलियट ने अपना एक वर्क लिखा है जिसका नाम है हैमलेट एंड हिज प्रॉब्लम्स। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 66 को, और 66 का क्वेश्चन है कि हु इज़ द फर्स्ट कैरेक्टर टू डाई इन विलियम शेक्सपियर्स प्ले हैमलेट। विलियम शेक्सपियर के प्ले हैमलेट में वो फर्स्ट कैरेक्टर कौन है जो मरता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, पोलोनियस, ठीक। पोलोनियस फर्स्ट कैरेक्टर टू डाई इन विलियम शेक्सपियर्स प्ले हैमलेट। हैमलेट में सबसे पहला कैरेक्टर जो मरता है वो कौन होता है? पोलोनियस। अब यहाँ पर एक्सप्लेनेशन में देखेंगे कि पोलोनियस फादर ऑफ हैमलेट्स बिलव्ड ऑफिलिया। पोलोनियस जो था वो ऑफिलिया, जो कि हैमलेट की बिलव्ड थी, प्रेमिका थी, वो उसके फादर थे। पोलोनियस ऑफिलिया के फादर थे और ऑफिलिया हैमलेट की प्रेमिका थी। डाइड फर्स्ट इन विलियम शेक्सपियर्स प्ले हैमलेट। पोलोनियस जो हैं वो सबसे पहले मरते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 67 पे आते हैं, और इस क्वेश्चन में है कि प्रिंस हैमलेट इज़ द टाइटल कैरेक्टर एंड प्रोटैगनिस्ट ऑफ विलियम शेक्सपियर्स प्ले हैमलेट। ही इज़ द प्रिंस ऑफ विच कंट्री। वो जो प्रिंस थे वो किस कंट्री के थे? नॉर्वे, इंग्लैंड, पेरिस? नहीं भैया, डेनमार्क के थे, ठीक। और ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि वो जब उनके फादर की डेथ हुई और उनको समन किया गया तो वो किस कंट्री में पढ़ रहे थे? तो वो उस कंट्री का नाम जर्मनी है। एक्सप्लेनेशन में यहाँ पर देख लेंगे थोड़ा सा। विलियम शेक्सपियर्स प्ले हैमलेट, द कैरेक्टर प्रिंस ऑफ हैमलेट वॉज द प्रिंस ऑफ डेनमार्क, ठीक। विलियम शेक्सपियर्स प्ले हैमलेट, द कैरेक्टर प्रिंस ऑफ हैमलेट वॉज द प्रिंस ऑफ डेनमार्क, ठीक। वो डेनमार्क के प्रिंस थे। फिर क्वेश्चन नंबर 68 पे आते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टू बी और नॉट टू बी, मतलब टू बी और नॉट टू बी, दैट इज़ द क्वेश्चन। कोट एक्ट 3 सीन 1 इज़ अ फेमस कोट फ्रॉम विच प्ले ऑफ शेक्सपियर्स। शेक्सपियर के कौन से प्ले से था? तो ये हैमलेट से था, ठीक फ्रेंड्स। ये देखिए झारखंड टीजीटी 2016 में क्वेश्चन पूछा गया है कि टू बी और नॉट टू बी, दैट इज़ द क्वेश्चन। ये कोट है एक्ट 3 सीन 1 में हैमलेट में, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, उसके पहले थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं कि टू बी और नॉट टू बी, दैट इज़ द क्वेश्चन इज़ फेमस soliloquy spoken by Prince Hamlet in the famous play of William Shakespeare's Hamlet in Act 3 Scene 1. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि 69 है। 69 क्वेश्चन में क्या है कि फ्रॉम फेयरेस्ट क्रिएचर वी डिज़ायर इंक्रीज, फ्रॉम फेयरेस्ट क्रिएचर वी डिज़ायर इंक्रीज, शेक्सपियर uses the first 4 lines to set his main ideas for the poem. Each of the line takes up one particular idea. What does the line discuss? What does the line discuss? झारखंड TGT 2016 में क्वेश्चन पूछा गया। इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, इम्पॉर्टेंस ऑफ प्रोक्रिएशन टू ह्यूमंस। इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं कि शेक्सपियर यूजेस द फर्स्ट 4 लाइन्स ऑफ द सोनेट फ्रॉम
फेयरेस्ट क्रिएचर वी डिज़ायर इंक्रीज अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ प्रोक्रिएशंस ऑफ ह्यूमन। ठीक, इसके बाद हम क्वेश्चन 70 पे आते हैं और इस क्वेश्चन में क्या है कि विच ऑफ द लास्ट सोनेट रिटन बाय विलियम शेक्सपियर, विच ऑफ द लास्ट सोनेट। ठीक, तो ये है द लिटिल लव गॉड लाइंग वंस एस्लीन। ओके, द लिटिल लव गॉड लाइंग वंस ए स्लीन। इसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे, द लिटिल लव गॉड लाइंग वंस एस्लीप, सॉरी एस्लीप है, द लिटिल लव गॉड लाइंग वंस एस्लीप इज द लास्ट सोनेट विलियम रिटन बाय विलियम शेक्सपियर। ठीक, तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये कि शेक्सपियर की लास्ट सोनेट का क्या नाम था या उसकी टाइटल क्या थी, तो वो था लव गॉड लाइंग वंस एस्लीप। लव गॉड लाइंग वंस एस्लीप शेक्सपियर की लास्ट सोनेट थी। ठीक, इसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 71 और इसमें है कि द प्ले हैमलेट बाय विलियम शेक्सपियर इज कैटेगराइज्ड इनटू विच कैटेगरी ऑन द बेसिस ऑफ थीम ऑफ द प्ले। तो जो हैमलेट है वो किस कैटेगरी में है, तो इसका आप देख सकते हैं कि करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन बी ही होगा, क्योंकि हैमलेट ट्रेजेडी है और वन ऑफ द बेस्ट 4 ट्रेजेडीज़ में शामिल किया गया है। तो इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि हैमलेट, यहाँ देखिए झारखंड टीजीटी 2016 में ये क्वेश्चन भी पूछा गया था। ठीक, इसलिए इम्पॉर्टेंट है। थोड़ा सा इसका डिस्क्रिप्शन देख लेंगे, क्या लिखा गया एक्सप्लेनेशन में। हैमलेट इज़ रिगार्डेड वन ऑफ द ग्रेटेस्ट 4 ट्रेजेडीज रिटन बाय शेक्सपियर। 4 ग्रेट ट्रेजेडीज आर एज फॉलोज, हैमलेट, ओथेलो, किंग लियर एंड मैकबेथ। ये 4 ट्रेजेडीज हैं। HOKM ये सीक्वेंस वाइज है, HOKM, हैमलेट, ओथेलो, किंग लियर एंड मैकबेथ। क्वेश्चन नंबर 72 पे हम आते हैं और 72 में देखते हैं कि हु इज़ होरेशन इन द प्ले हैमलेट बाय विलियम शेक्सपियर। हैमलेट में होरेशन कौन है, तो यहाँ पर आप देखेंगे ऑप्शन बी में हैमलेट्स क्लोज फ्रेंड। हैमलेट का क्लोज फ्रेंड जो होता है उसको होरेशन नाम दिया गया है शेक्सपियर के द्वारा। ठीक, तो हु इज़ होरेशन, हैमलेट्स क्लोज फ्रेंड। ये भी झारखंड में पूछा गया था 2016 में। इसका क्या है कि होरेशन इज़ अ क्लोज फ्रेंड ऑफ प्रिंस हैमलेट इन द प्ले हैमलेट रिटन बाय शेक्सपियर। ठीक, क्वेश्चन नंबर 72 को हम देखते हैं। 72 इंपॉर्टेंट है। 72 में क्या है कि मैकबेथ मैच द फॉलोइंग सोनेट्स ऑफ विलियम शेक्सपियर विद दियर रेस्पेक्टिव नंबर्स। तो उसके रेस्पेक्टिव नंबर में लिखना है, जैसे कि फर्स्ट हम देख सकते हैं, फर्स्ट जो सोनेट नंबर 11 है, यहाँ पर देखेंगे सोनेट नंबर 11 को आप देख सकते हैं सी में, यहाँ सोनेट नंबर 11 यानी कि फर्स्ट ऑप्शन, यहाँ देखेंगे एज फास्ट एज दाउ शैल्ट वेन सो फास्ट दाउ ग्रोएस्ट। ठीक, इसके बाद सेकंड है, सेकंड सोनेट नंबर 12 जो कि ऑप्शन ए में मैच कर रहा है कि व्हेन आई डू काउंट द क्लॉक दैट टेल्स द टाइम। इसके बाद थर्ड है सोनेट नंबर 18, थर्ड है डी ऑप्शन में, शैल आई कंपेयर दी टू द समर्स डे। और उसके बाद है फोर्थ, आप देख सकते हैं फोर्थ ऑप्शन जो है वो बी में है, माई मिस्ट्रेस टाइम। ठीक, तो ये मैच कर लिया गया। यहाँ आप मैच करते हैं, ऑप्शन ए में ये मैच कर रहा है, यहाँ देख लीजिए आप पूरा ठीक से। द करेक्ट मैच लिस्ट ऑफ शेक्सपियर सोनेट इज एज फॉलोज। तो ये जो पहला है, एज फास्ट एज दाउ शैल्ट वेन सो फास्ट यू ग्रोस्ट, सोनेट नंबर 11 है। व्हेन आई डू काउंट, ये इंपॉर्टेंट इसलिए है कि इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। व्हेन आई डू काउंट द क्लॉक दैट टेल्स द टाइम, सोनेट 12 है। सोनेट नंबर शैल आई कंपेयर दी टू अ समर्स डे, ये सोनेट नंबर 18 है, इम्पॉर्टेंट है। और इसके बाद है लास्ट वाला माई मिस्ट्रेस टाइम, ये सोनेट नंबर 130 है। और ये
आपने देख लिया मैच करके, ठीक। अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 74 पे, है ना। 74 में क्या कह रहा है कि 74 में कहा है कि हुज फ्रेश रिपेयर नाउ दाउ नॉट रिन्वेस्ट thou dost beguile the world unless some mother. What is the meaning of beguile in William Shakespeare's poem sonnet Look in the Glass? विलियम शेक्सपियर का एक सोनेट है जिसका नाम है लुक इन द ग्लास। उसमें बिगाइल का मतलब क्या है? ये जो बिगाइल है इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब है चीट। एक्सप्लेनेशन में देखेंगे कि बिगाइल मीन्स चार्म और इंचेंट someone often in deceptive way or cheat, hence option C is correct. चलिए क्वेश्चन नंबर 75 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 75 में क्या है? What do the witches prophesy to Banquo on the heath in Shakespeare's Macbeth? ठीक, क्वेश्चन नंबर 75 एक बार फिर से पढ़ता हूँ। What do the witches prophesy to Banquo on the heath in Shakespeare's Macbeth? 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में से करेक्ट ऑप्शन चुनना है। करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, दैट his children will be kings। तो जो प्रोफेसी थी बैंको को विचेस ने दिया था वो ये दिया था कि बैंको के चिल्ड्रन विल बी किंग्स, ठीक। तो बैंको के चिल्ड्रन राजा बनेंगे, यही प्रोफेसी थी। एक्सप्लेनेशन में देखेंगे यहाँ पर द विचेस प्रोफेसीज टू बैंको दैट हीज चिल्ड्रन विल बी किंग लेसर देन मैकबेथ एंड येट ग्रेटर। मैकबेथ से तो लेसर रहेंगे लेकिन फिर भी वो ग्रेट रहेंगे, ठीक। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 76 पे आते हैं और 76 में है, ये क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें 76 पे क्या है? द गिल्टी कंसाइंस ऑफ मैकबेथ इज रिवील्ड इन 2013 पीजीटी आरपीएससी में पूछा गया था, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन क्या है कि द गिल्टी कंसाइंस ऑफ मैकबेथ इज रिवील्ड इन द बैंक्वेट सीन। क्या है द गिल्टी कंसाइंस ऑफ मैकबेथ? द गिल्टी कंसाइंस ऑफ मैकबेथ इज रिवील्ड इन बैंक्वेट Act 3rd, Scene 4th, scene in which he sees the ghost of Banquo sitting at his seat on the banquet table in his castle. इसके बाद क्वेश्चन नंबर 77 है, Why was Macduff able to kill Macbeth despite the witch's prophecy in Macbeth? He was born by caesarean section. Macduff was not natural born. He was ripped off her mother's womb by caesarean sections. That is why he was able to kill Macbeth. ठीक। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 78 पे आते हैं और इस क्वेश्चन में आप देखेंगे हाउ डिड बिर्नम वुड कम टू डंसिनेन इन शेक्सपियर्स मैकबेथ। शेक्सपियर के मैकबेथ में कैसे बिर्नम वुड वापस आता है, कैसे बिर्नम जो वुड है, बिर्नम जंगल है, वो डंसिनेन की तरफ कैसे आता है। तो वो देखिए मैलकम्स आर्मी, जो मैलकम की आर्मी होती है, मार्च्ड बिहाइंड इट्स कट ब्रांचेस। तो मैलकम की आर्मी जो होती है वो ब्रांचेस को काट काट के अपनी जेब में और उस तरह से हाथ में ले लेते हैं। तो सारी आर्मी जब पेड़ के डाल को बिल्कुल ऊपर की तरफ खड़े करके लेके आती है तो ऐसा लगता है जैसे कोई जंगल आ रहा है, ढेर सारे पेड़ चल रहे हैं, ऐसा लगता है। तो इसके एक्सप्लेनेशन में देखते हैं कि मैलकम ऑर्डर्ड हिज आर्मी टू मार्च विद द टुरिक्स। Malcolm ordered his army to march with the Turks cut from the forest before them so that the enemy spies may not count their exact number, and it seemed as if the Birnam Wood was moving to the Dunsinane Hill. Hence option C is correct. Question number 79 देखेंगे और 79 में ये है कि मैकबेथ अटर्स हिज soliloquy tomorrow and tomorrow and tomorrow.
Macbeth utters his soliloquy tomorrow and tomorrow and tomorrow. इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी। ही रिसीव्स द न्यूज़ ऑफ लेडी मैकबेथ्स डेथ। जब वो लेडी मैकबेथ के डेथ के न्यूज़ को सुनता है तो वो कहता है टुमारो एंड टुमारो एंड टुमारो। यही बोलता है मैकबेथ अटर्स हिज soliloquy टुमारो एंड टुमारो when he receives the news of the death of his wife lady Macbeth। इसके बाद क्वेश्चन 80 है What name does Rosalind assume for her disguise? Self in as you like it। ये है इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी गैनीमीड। Rosalind's disguised name in Shakespeare's As You Like It 1623 is गैनीमीड। तो रोजालिंड जो है डिस्गाइज नेम उसका क्या था, गैनीमीड था। ठीक, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 81 पे आते हैं। ठीक फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 81 पे व्हाट डज द डिस्गाइज्ड रोजालिंड प्रॉमिस टू डू फॉर ओरलैंडो इन एज यू लाइक इट। एज यू लाइक इट पीजीटी 2013 में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि व्हाट डज द डिस्गाइज्ड रोजालिंड प्रॉमिस टू डू फॉर Orlando in As You Like It। Help him overcome his love sickness। Help him overcome his love sickness इसका करेक्ट ऑप्शन है। यहाँ एक्सप्लेनेशन में दिखा जाता है कि ऑप्शन ए में लिखा है रोजालिंड डिस्गाइज्ड एज प्रॉमिसेस टू हेल्प टू Orlando ओवरकम हिज लव सिकनेस। क्वेश्चन नंबर 82 पर हम आते हैं और 82 में पूछा गया है कि विद होम डज ऑलिवर फॉल इन लव इन एज यू लाइक इट। एज यू लाइक इट में ऑलिवर किसके प्रेम में होता है, तो वो है एलिना। ठीक, एलिना इसका करेक्ट ऑप्शन है। इन एज यू लाइक इट ऑलिवर फॉल्स इन लव विद एलिना। ठीक, ऑलिवर एलेना, इसको याद कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 83 पर आते हैं और 83 में है कि हु इन शेक्सपियर्स एज यू लाइक इट कैन सक मेलांकली आउट ऑफ अ सॉन्ग। करेक्ट ऑप्शन जैक्वेस। हु इन द शेक्सपियर्स एज यू लाइक इट कैन सक मेलांकली आउट ऑफ ए सॉन्ग। एक सॉन्ग है जिसमें जैक्वेस जो है उदास रहता है और कहता है ऑल द वर्ल्ड इज ए स्टेज, है ना, सारी दुनिया स्टेज की तरह है और सारे लोग जो उनकी लाइफ है वो प्ले की तरह है, एक नाटक की तरह है। लोग आते हैं नाटक खेल के फिर चले जाते हैं। ठीक, इन एज यू लाइक इट जैक्वेस इज नोन टू सक मेलांकली आउट ऑफ ए सॉन्ग। ठीक, फिर देखते हैं 84 में क्या है कि 84 में ये क्वेश्चन है। पहले क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है कि हाउ डज रोजालिंड रेस्पॉन्ड टू ओरलैंडो व्हेन ही कंटेंट्स दैट ही विल डाई अनलेस शी रिटर्न हिज लव इन एज यू लाइक इट। 2013 में पूछा गया और इसका ऑप्शन डी करेक्ट है कि शी एश्योर्स हिम दैट नो मैन हैज़ कवर डाइड ऑफ लव। एक्सप्लेनेशन में व्हेन ओरलैंडो कंटेंट्स दैट ही विल डाई unless Rosalind returns his love, she responds that I assure you no man has ever died of love। ठीक, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 85 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 85 में क्या है कि द फॉल्ट डियर ब्रोटस इज नॉट आवर स्टार्स but in ourselves that we are underlings। who said this and in which play। तो ये है कैसियस इन जूलियस सीजर। कैसियस कहता है जूलियस सीजर। अब हम देख लेते हैं कुछ पॉइंट्स को। पॉइंट्स क्या है? बेन जॉनसन राइट्स सोल ऑफ द एज द एप्लॉज डिलाइट द वंडर ऑफ आवर स्टेज। ही राइट्स अबाउट शेक्सपियर। बेन जॉनसन जब ये लिखते हैं, क्या लिखते हैं? सोल ऑफ द एज द एप्लॉज डिलाइट द वंडर ऑफ आवर स्टेज। ही राइट्स अबाउट शेक्सपियर। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हम देखेंगे, हु हैज़ टेकन दीज लाइन्स दाउ हैज़ नॉर
worth nor age, but as it were, and after dinner's asleep, dreaming on both from measure for measure as the epigraph for his poem जेरोनिशंस। टी.एस. एलियट इसको इस लाइन को लिखते हैं। इसके आगे बढ़ते हैं और इसमें लिखा गया कि हु कॉल शेक्सपियर माई शेक्सपियर एंड आस्क हिम टू राइज एज ही विल लॉज दी बाई चासर और स्पेंसर। बेन जॉनसन कहते हैं कि माई शेक्सपियर एंड आस्क हिम टू राइज, माई शेक्सपियर कहते हैं और राइज होने के लिए कहते हैं लॉज दी बाई चॉसर एंड और स्पेंसर। उसके बाद देखते हैं हु कॉल शेक्सपियर स्वीट स्वान ऑफ एमन। बढ़िया बढ़िया है यहाँ पर क्वेश्चन, जो कि ठीक ठीक क्वेश्चन आपको यहाँ पर देखेंगे। हु कॉल शेक्सपियर स्वीट स्वान ऑफ एवन। बेन जॉनसन उसको कहते हैं, ठीक, बेन जॉनसन कहते हैं स्वीट स्वान ऑफ एवन। इसके बाद हु कॉल शेक्सपियर ए ड्रंकन सेवेज विद सम इमेजिनेशन। वॉल्टेयर कहते हैं हु कॉल शेक्सपियर ए ड्रंकन सेवेज विद सम इमेजिनेशन। शेक्सपियर वॉज एडमिटेड टू ए ग्रामर स्कूल। दिस स्कूल इज ऑल्सो नोन एज द किंग्स न्यू स्कूल। Who called Shakespeare a drunken savage with some imagination? Voltaire. Shakespeare was admitted to a grammar school. This school is also known as the King's New School. O tiger's heart. Next point है O tiger's heart wrapped in a woman's hide. Where does this line appears? ये लाइन कहाँ मिलती है? O tiger's heart wrapped in a वुमेंस हाइट, ये मिलती है हेनरी 6 पार्ट 3 में। इसके बाद शेक्सपियर वॉज एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्ले राइट बट ही वॉज नॉट इवन ए ब्राइट एक्टर। ठीक, टू व्हाट डू ए क्वार्टो एंड ए फोलियो ऑफ शेक्सपियर ओरिजिनली रिफर टू साइज ऑफ द वर्क। ओके, व्हेन डिड द सेकेंड फोलियो ऑफ शेक्सपियर अपीयर। तो जो सेकेंड फोलियो आई थी वो 1632 में आई थी, यानी कि आप 1623 में फर्स्ट फोलियो और 2 को इधर 3 को उधर कर देंगे तो 32 हो जाएगा, यानी 23 का 32 हो जाएगा। यानी फर्स्ट जो फोलियो आया था 1623 में आया था और सेकेंड फोलियो जो आया था वो 1632 में आया था। फिर इसके बाद यहीं लगे हाथ बात कर लेते हैं कि नेक्स्ट फोलियो जो कि थर्ड फोलियो था वो कब आया था, वो 1664 में आया था। फिर लास्ट फोलियो और फोर्थ फोलियो आया था 1685 में। तो इस चीज़ को याद रखें कि पहला फोलियो 1623 में, दूसरा फोलियो 1632 में, तीसरा फोलियो 1663 में और 1685 में लास्ट फोलियो जो कि चौथा फोलियो था शेक्सपियर का। इसके बाद हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक शेक्सपियर्स फाइट विद द पायरेट्स। A.W. पोलार्ड का, A.W. पोलार्ड इसके ऑथर हैं। किसके? शेक्सपियर्स फाइट विद द पायरेट्स के ऑथर हैं। फिर आगे बढ़ते हैं द एसे on the knocking at the gate in Macbeth. On the knocking at the gate in Macbeth is an imitable essay is written by, इसको कौन लिखा है? थॉमस डी क्वेंसी ने लिखा है। थॉमस डी क्वेंसी ने क्या लिखा है? ऑन द नॉकिंग एट द गेट इन मैकबेथ। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 86 पे। क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग बुक्स मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ शेक्सपियर सक्सेस। विच ऑफ द फॉलोइंग बुक्स, इन बुक्स में से कौन सी बुक ऐसी है जो मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ शेक्सपियर सक्सेस, शेक्सपियर के सक्सेस के लिए चिन्हित होती है? तो वो है वीनस एंड एडोनिस, जो कि 1593 में लिखी गई थी। यहाँ वीनस एंड एडोनिस के बारे में देख लेते हैं कि शेक्सपियर सक्सेस इज एट्रीब्यूटेड टू हिज वीनस एंड एडोनिस। 1593 Venus and Adonis is a poem, long narrative poem by Shakespeare, written in 1592-93 with a plot based on passes from Ovid's Metamorphosis। कई बार ये पूछा जाता है कि ओविड्स के मेटामॉर्फोसिस से लिया गया है, ये इसका सोर्स है। इट इज़ अ कॉम्प्लेक्स कैली
डोस्कोपिक वर्क, कैलिडोस्कोपिक वर्क, ये क्वेश्चन जरूर पूछा जा सकता है। यूजिंग कॉन्स्टेंटली शिफ्टिंग टोन एंड पर्सपेक्टिव टू प्रेजेंट कंट्रास्टिंग व्यू ऑफ द नेचर ऑफ लव। ठीक, चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 85 है कि इन विच प्ले डज शेक्सपियर इंट्रोड्यूस अस टू द वर्ल्ड ऑफ फेयरीज विद द रॉगिस इम्पॉर्टेंट ऑफ फॉल्कलोर पक। यह है मिडसमर नाइट्स ड्रीम। ठीक, मिडसमर नाइट्स ड्रीम में यहाँ आप देखेंगे कि शेक्सपियर इंट्रोड्यूस अस टू द वर्ल्ड ऑफ फेयरीज एंड पक इन हिज मिडसमर नाइट्स ड्रीम। मिडसमर नाइट्स ड्रीम वाज रिटन इन 1595। इट इज़ अ कॉमेडी। ठीक, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 88 को देखेंगे। आउट ब्रीफ कैंडल, ये इसका करेक्ट ऑप्शन है मैकबेथ। द लाइन आउट brief candle have been taken from Macbeth by Shakespeare. The line completes as life is but a walking shadow. Life is but a walking shadow, a poor player that stirs and fret his honor upon the stage and then is heard no more. क्वेश्चन नंबर 89 पे मकबूल इज़ अ मूवी मैकबेथ। मकबूल मैकबेथ, इसको बहुत आसानी से याद कर सकते हैं कि मकबूल मैकबेथ ये क्वेश्चन पूछा गया था पीजेटी 2013 में पूछा गया था। मकबूल इज़ बेस्ड ऑन द शेक्सपियर्स मैकबेथ। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 90 है मैकबेथ इज़ अ प्ले बाय विलियम शेक्सपियर अबाउट रेजिसाइड। ठीक, क्या है रेजिसाइड। मैकबेथ इज़ अ प्ले अबाउट रेजिसाइड विच मीन्स द किलिंग ऑफ अ किंग। रेजिसाइड, मैकबेथ जो है वो किंग को मारने की स्टोरी है, ड्रामा है। इन द प्ले मैकबेथ किल्स किंग डंकन टू बिकम किंग एंड इज किल्ड हिमसेल्फ एट द हैंड्स ऑफ मैकडफ। ठीक, और ये पब्लिश कराई गई थी। मैकबेथ जो था वो 1623 में फर्स्ट फोलियो में पब्लिश कराई गई थी। सेकंड फोलियो आई थी 32 में, फोर्थ फोलियो आई थी 63 में, थर्ड फोलियो 63 में एंड फोर्थ फोलियो जो था वो 85 में आई थी। वेरी गुड, आपको याद हो गया है। क्वेश्चन नंबर 91 को देखते हैं। हु आर मैल्कम एंड डोनल्ड बेन इन दिस प्ले। इस प्ले में मैल्कम एंड डोनल्ड बेन कौन है? किंग डंकन सॉन्ग ये है। ठीक, हु आर मैल्कम एंड डोनल्ड बेन इन दिस प्ले? किंग डंकन्स सॉन्ग। सॉन्ग बोल रहा है तभी तो नहीं समझ। किंग डंकन के सन थे कौन? मैल्कम एंड डोनल्ड बेन। 2011 पीजीटी में क्वेश्चन पूछा गया है कि मैल्कम और डोनल्ड बेन कौन थे? किंग डंकन, राजा डंकन के बेटे थे जो भाग जाते हैं उनके मर्डर के बाद। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 92 को हम देखें तो यहाँ पर यह है कि व्हाट टाइटल डिड मैकबेथ ओरिजिनली हैव द थेन ऑफ ग्लैमिस। मैकबेथ को कौन सा टाइटल मिला था? द थेन ऑफ ग्लैमिस का टाइटल मिला था। यहाँ पर एक्सप्लेनेशन में देखेंगे मैकबेथ वॉज ओरिजिनली द थेन ऑफ ग्लैमिस एंड वॉज प्रोफेसीज्ड टू बी द थेन ऑफ काउडर and their king and then king by the three witches। ठीक, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 93 देखेंगे कि द पोर्टर सीन प्रोवाइड्स कॉमिक रिलीफ। द पोर्टर सीन इज यूज्ड टू प्रोवाइड कॉमिक रिलीफ टू the then audience to lighten the atmosphere after the ghastly scene of Duncan's murder. Hence option C is correct. Question number 94 है where is Macbeth's castle located? कहाँ? at Inverness. Very good. Next question देखेंगे। उसके पहले Macbeth's castle was castle of Inverness where Duncan's murder takes place। ये जहाँ मैकबेथ रहता है उसकी झोपड़ी का नाम इन्वर्नेस रहता है और वहीं पे डंकन का मर्डर होता है, इसलिए इम्पॉर्टेंट है। 95 क्वेश्चन इसमें जो है क्वेश्चन नंबर 95 में
हु प्लान्स टू किल बैंको एंड हिज सन? मैकबेथ, ऑब्वियसली मैकबेथ ही प्लान करता है। मैकबेथ प्लान्स टू किल बैंको एंड हिज सन बिकॉज ऑफ द विचेस प्रोफेसी ऑफ बैंकोज सन विल बी किंग, ठीक, टू बी किंग। क्वेश्चन नंबर 96, वाई इज बैंको किल्ड? बैंको क्यों मार दिया गया? 2011 के पीजीटी में आरपीएससी में पूछा गया है। बिकॉज ही इज अवेयर ऑफ द विचेस प्रोफेसी। वाई इज बैंको किल्ड? बैंको को क्यों मार दिया गया? क्योंकि वो उन विचेस की प्रोफेसी को जानता था, चुड़ैल के भविष्यवाणी को जानता था। बैंको इज किल्ड बिकॉज ही इज अवेयर ऑफ द विचेस प्रोफेसी, ठीक। क्वेश्चन नंबर 97 देखेंगे कि द विचेस आर इक्विवोकेटर्स, दिस मीन द विचेस आर एम्बिगुअस इन दियर सेइंग्स, मतलब उनकी बातों का दो मीनिंग निकलता था। इक्विवोकेटर इज वन हु स्पीक्स इन डबल मीनिंग, जो डबल मीनिंग में बात करता है। द विचेस टेल मैकबेथ थिंग्स दैट सीम्स फेवरेबल टू हिम बट लीड्स टू हिज डिस्ट्रक्शन, दिस द विचेस आर एम्बिगुअस इन दियर सेइंग, ठीक। क्वेश्चन नंबर 98 को देखते हैं कि विद द डेथ ऑफ मैकबेथ, विद द डेथ ऑफ मैकबेथ, यहाँ पर 4 ऑप्शंस हैं। फ्लींस कम्स टू द थ्रोन, द विचेस डाई, मोरल इज रेस्टोर्ड, मैकडफ इज एबल टू मीट हिज फैमिली। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, मोरल ऑर्डर इज रिस्टोर्ड। विद द डेथ ऑफ मैकबेथ, मैकबेथ की मौत पे मोरल ऑर्डर इज रिस्टोर हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। स्वीट आर द यूजेस ऑफ एडवर्सिटी, स्वीट आर द यूजेस ऑफ adversity, these lines have been spoken by Duke Senior. Sweet are the uses of adversity is a famous maxim spoken by Duke Senior in As You Like It 1623 फर्स्ट फोलियो में पब्लिश कराई गई थी, ठीक। ड्यूक सीनियर एज यू लाइक इट में क्या बोलते हैं? स्वीट आर द यूजेस ऑफ एडवर्सिटी। 2011 के पीजीटी में ये क्वेश्चन पूछा गया है। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 100। क्वेश्चन नंबर 100 में क्या है आप देख सकते हैं कि वेयर द ड्यूक सीनियर स्टेइंग आफ्टर बीइंग डिपोज्ड ऑफ हिज किंगडम। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है इन द फॉरेस्ट ऑफ अर्डन। ड्यूक सीनियर इज स्टेइंग इन द फॉरेस्ट ऑफ अर्डन आफ्टर बीइंग डिपोज्ड फ्रॉम हिज किंगडम, ठीक। इस क्वेश्चन के बाद अब क्योंकि फ्रेंड्स 100 क्वेश्चन कवर हो चुके हैं अभी तक की प्रीवियस वीडियोस में, लगभग 5 वीडियोस हैं, 5 आवर्स के आसपास होंगी या 4 आवर्स के आसपास की वीडियोस अपलोड हो चुकी हैं शेक्सपियर के 100 क्वेश्चंस पे। तो फ्रेंड्स आप इन वीडियो को देखिए और इसके तुरंत बाद में दूसरी वीडियो अपलोड करता हूँ। और फ्रेंड्स अब तक हमने जो कवर किया है वो 100 क्वेश्चंस एमसीक्यूज़ के फॉर्म में कवर किया और उसके बाद 100 से भी ज़्यादा क्वेश्चंस 1 लाइनर थे जो कि इम्पॉर्टेंट थे, बहुत इम्पॉर्टेंट थे। तो इतने सारे जो क्वेश्चंस हमने कवर किए हैं उसमें सिर्फ आपको एक मिस्टेक मिल सकती है कि ये जो मैंने पेन से पहले से ही अपने बुक में अंडरलाइन कर दिया था, अगर आप इसको इग्नोर करते हैं तो क्वेश्चन आप देख रहे होंगे इसका लेवल बहुत अच्छा है, बार बार पूछा गया है एग्ज़ाम्स में। तो वीडियो लंबी हो जाती है जो कि अपलोड नहीं हो पाती, इसलिए हम वीडियो लंबी नहीं बना रहे हैं। 101 क्वेश्चंस का वीडियो आपसे कुछ ही देर में अपलोड करेंगे। फॉर सपोर्टिंग मी, थैंक यू सो मच। कीप लाइकिंग, कीप शेयरिंग एंड सब्सक्राइबिंग माई चैनल। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।